नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान का इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो आखिरी चैप्टर है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे और एक डेरिवेशन भी आपको कंप्लीट करके देंगे। जैसा कि इस चैप्टर में आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कराएं, लेकिन आज एक डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से अच्छे टॉपिक आपको पढ़ने कौन कौन से हैं? ऊर्जा बैंड के आधार पे पहला टॉपिक बेटा आता है, ऊर्जा बैंड के आधार पे ठो चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या। मतलब पहला टॉपिक जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या। जब ये आप पढ़ लेंगे तो अर्धचालक इसमें दो तरीके के बताए गए हैं, एक शुद्ध अर्धचालक और एक निज अर्धचालक, जिसे शुद्ध और निज एक ही माना गया है, और दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक। बेटा शुद्ध अर्धचालक दुनिया में बहुत कम है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन ही है। अशुद्ध अर्धचालक उसमें कोई अशुद्धि मिलाकर के बनाया जाता है, जिन अर्धचालकों का वर्णन हमें करना होता है। तो इसमें अर्धचालक जो हैं अशुद्धि के अकॉर्डिंग दो तरह के बताए गए हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक जो होता है उसमें अशुद्धि 5 अपद्रव्य वाली मिलाई जाती है, और पी टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि 3 अपद्रव्य वाला कोई अमिश्रित या कोई अशुद्ध पदार्थ मिला दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। जैसे ही आप एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक सीख जाएंगे तो आप इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पी एन संधि का बनना। मतलब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र का आपस में जुड़ना, अर्थात पी एन संधि का बनना। जब पी एन संधि आपको आ जाएगी तो इसी में पी एन संधि में अवक्षय परत का बनना और विभव प्राचीर का बनना, ये भी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसी में बेटा सबसे महत्वपूर्ण, इन सबसे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है, तो वो है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। अर्थात पीएन संधि अग्र अभिनत का वर्क कैसे करती है, पीएन संधि पश्च अभिनत का वर्क कैसे करती है। तो इस पे 2 मिनट में हम आपको कुछ थोड़ा बताने जा रहे हैं कि जैसे ये डायोड होता है, इसका ये जो सिरा होता है ये एन क्षेत्र होता है, और ये जो क्षेत्र होता है इसको पी क्षेत्र बोला जाता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो बेटा होता है इसे हम लोग बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। अब इस डायोड के जब पी क्षेत्र को पॉजिटिव रखा जाता है और एन क्षेत्र को निगेटिव रखा जाता है तो संधि बेटा अग्र अभिनत बोली जाती है, और जब अग्र अभिनत होती है तो उस कंडीशन में संधि में धारा बहती है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि जब पी क्षेत्र को माइनस कर दिया जाता है और एन क्षेत्र को प्लस कर दिया जाता है, अर्थात जो पी क्षेत्र है बैटरी के साथ माइनस में जुड़ा होता है और एन क्षेत्र बैटरी के साथ प्लस में जुड़ा होता है, तो उस टाइम पे संधि जो है वो हमारी उत्क्रम या पश्च अभिनत बोली जाती है। इसलिए उस समय पे धारा संधि में नहीं बहती है। ये अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हो गया। क्योंकि ये टॉपिक बताना इसलिए हमने जरूरी समझा क्योंकि अभी अर्ध तरंग डिस्टकारी में इसका प्रयोग होना है कि डायोड कब अग्र अभिनत होता है और कब पश्च अभिनत होता है। क्योंकि अग्र अभिनत पे डायोड धारा बहने देता है और पश्च अभिनत पे धारा बहने नहीं देता है डायोड। तो आइए चलते हैं अब इस मुख्य टॉपिक पर, जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में 90+ चांस रहता है आने का, इसलिए इसको जो समझना है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। मेन इसमें बेटा है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो ये समझ लीजिए आपका ये डेरिवेशन हो गया, क्योंकि डायग्राम से ही संरचना लिखनी है और उसके बाद कार्य विधि करनी है। डायग्राम बनाना है, फिर उसकी संरचना लिखनी है, और संरचना के बाद आपको कार्यविधि लिख देनी है, और ये पूर्ण तरंग डिस्टकारी का वर्क हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट अर्थात बेटा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में निवेशित करते हैं, और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली जिसमें निर्गत वोल्टेज लगा होता है उसमें आपको इसी के प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बेटा वो लगातार ऊपर प्लस और माइनस पूरे चक्र, साइकिल चक्र दौरान बहती है। मतलब पॉजिटिव भी बहेगी निगेटिव भी बहेगी। इसलिए कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो क्या होती है, रुक रुक के बहती है, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ये प्रत्यावर्ती धारा
भेजी जाती है तो निर्गत जो वोल्टेज है बेटा वो आधे आधे भाग में प्राप्त कराती है। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है ये। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। पीएन संधि, अर्ध तरंग डिस्टकारी। तो डायग्राम में बेटा ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां ली जाती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और एक दूसरी कुंडली होती है जिसे सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में अंतर ये होता है बेटा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं, इसलिए बेटा प्राथमिक कुंडली को P1 और P2 से दिखाया गया है, जबकि द्वितीय कुंडली को सेकेंडरी कुंडली कहते हैं जिसे S1 और S2 से दिखाया गया। जब प्राथमिक कुंडली को अल्टरनेटिंग करंट अर्थात बेटा AC से जोड़ा जाता है, मतलब प्राथमिक ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसको अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है। और द्वितीय कुंडली में एक पीएन संधि लगाई जाती है इस तरह से। ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, जिसे हम लोग डायोड बोलते हैं। क्या बोलते? डायोड बोलते हैं। और यहीं से एक लोड प्रतिरोध लगाते हुए, लोड प्रतिरोध को RL से भी लिखते हैं, लगाते हुए एक निर्गत वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे X और Y हैं, इन दोनों के बीच में हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इस प्राथमिक कुंडली को और इस द्वितीय कुंडली को प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच में इस तरह से बेटा एक रोड रख दी जाती है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच में एक रोड भी दिखा सकते हैं। अब इसकी क्या पढ़ना है बेटा, ये जब डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है तो मेन चीज आती है संरचना। आप सभी लोग इस डायग्राम की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेंगे। जब ये आपका डायग्राम क्लियर हो जाएगा, आप डायग्राम स्पीड से या मान लो समझ के बना पा रहे हो अपने आप, तो आपका ये संरचना और कार्यविधि इजी हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ इस डायग्राम से ही पढ़ना है। तो चलते हैं इसकी संरचना पे बेटा। संरचना हम बोर्ड पे लिख के तो नहीं दिखा सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग है, इसलिए हम 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करके सुना रहे हैं, बता रहे हैं, समझाएंगे। कोशिश करिएगा आप वीडियो स्किप करके आराम से समझिएगा पूरी संरचना क्या है, वो सब डायग्राम से ही है। तो आइए चलते हैं इसकी संरचना पे। क्या है संरचना? माना ट्रांसफार्मर, ये जो कुंडलियां हैं ये ट्रांसफार्मर की हैं। काहे की हैं? ट्रांसफार्मर की। माना दो कुंडलियां जो ट्रांसफार्मर की हैं, एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच में क्रोड लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। इन दोनों कुंडलियों के बीच में बेटा क्रोड लगा दिया जाता है। अब प्राथमिक कुंडली का जो संपर्क है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का जो संपर्क आप देख पा रहे होंगे वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ में किया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ में प्राथमिक कुंडली को संपर्कित कर दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को एक डायोड, जिसे हम पीएन संधि बोलते हैं, एक डायोड या पीएन संधि के साथ में लोड प्रतिरोध जोड़ करके निर्गत वोल्टेज प्राप्त कर लिया जाता है। ये बेटा इसकी संरचना है। फिर से एक बार संरचना समझने की कोशिश करिए कि ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली को अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को एक लोड प्रतिरोध और डायोड के साथ जोड़ करके निर्गत वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। यह आपकी संरचना है।
इतना आपको संरचना में लिख देना है। जो चित्र आपने बनाया है यही संरचना में लिख देना है। उम्मीद है कि आप संरचना समझ पा गए होंगे या समझ रहे होंगे। अब इसके आगे हम बनाते हैं आपको कार्यविधि। कार्यविधि के बारे में अब आपको समझाते हैं कि कार्यविधि क्या होती है। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं एक बार संरचना बताने की कि इसमें ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां ली जाती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक या दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। दोनों कुंडलियों के बीच में क्रोड लगा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में डायोड लगा करके एक लोड प्रतिरोध जोड़ते हैं और लोड प्रतिरोध के आगे दो बिंदु X और Y होते हैं जिसको निर्गत वोल्टेज प्राप्त करने के लिए लगाए गए हैं। दो बिंदु होते हैं जहां पे निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ये इसकी बेटा संरचना है। इतना ही लिखना है आपको संरचना में। अब इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि को समझते हैं। तो कार्यविधि को समझने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा डायग्राम यहां पे बनाएंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये बेटा जो डायग्राम दिखाया गया है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दिखाया जा रहा है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दिखाया गया है। जब यही इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली के साथ गुजारा जाता है तो इस डायग्राम का जो रूप है वो खाली इस टाइप का प्राप्त होता है। अर्थात आप इस और इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इन दोनों डायग्रामों से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पहला डायग्राम जो है वो अर्धचक्र ऊपर और अर्धचक्र नीचे, फिर अर्धचक्र ऊपर, फिर अर्धचक्र नीचे, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज आधा चक्र पॉजिटिव और फिर आधा चक्र निगेटिव दिखा करके चलती है। अब जब इसे लोड प्रतिरोध से निर्गत वोल्टेज में प्राप्त किया जाता है तो खाली आधे आधे भाग में निर्गत वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो इस तरह की गई थी इस ट्रांसफार्मर में, तो निर्गत वोल्टेज में इस तरह से आधी आधी प्राप्त होती है। यही अर्ध तरंग डिस्टकारी का काम है। अर्थात अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली क्रोड के साथ में संपर्कित है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें भेजा जाता है तो ये अन्योन्य प्रेरण की वजह से, किसकी वजह से, अन्योन्य प्रेरण की वजह से इसकी धारा जो प्राथमिक कुंडली में धारा बह रही है वो द्वितीय कुंडली में धारा पहुंच जाती है। अर्थात अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है एक कुंडली में कोई भी हलचल अगर करी जा रही है और वो अपने आप हलचल दूसरे कुंडली में प्राप्त होती है तो ये अन्योन्य प्रेरण होता है। स्वप्रेरण का मतलब ये होता है कि जब एक कुंडली में धारा भेजी जाए तो उसी कुंडली में उस धारा का कोई ना कोई हलचल उत्पन्न होना स्वप्रेरण कहलाता है। अर्थात जब एक कुंडली में परिवर्तन हो और एक ही कुंडली में विरोध हो तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, जब एक कुंडली में धारा भेजी जाए और उसके पड़ोस में रखी हुई कुंडली में कोई विक्षेप आ जाए या उसमें धारा बहने लगे तो उसे अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अर्थात बेटा ट्रांसफार्मर की जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज भेजी जाती है तो अन्योन्य प्रेरण की घटना की वजह से द्वितीय कुंडली में वो धारा प्राप्त हो जाती है। अर्थात फिर से समझिए कि कार्यविधि में क्या लिखना है। ट्रांसफार्मर की जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज भेजा जाता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण घटना की वजह से धारा बहने लगती है। फिर से समझिए, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज भेजा जाता है तो अन्योन्य प्रेरण घटना की वजह से द्वितीय कुंडली में धारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। अब जैसे प्रत्यावर्ती
वोल्टेज बेटा प्राथमिक कुंडली में आता है तो उसके आधे चक्र के दौरान जब ये पॉजिटिव सिरा है तो उस टाइम पे द्वितीय कुंडली का S1 सिरा पॉजिटिव और S2 सिरा निगेटिव हो, तो हम देख पा रहे हैं जब S1 सिरा पॉजिटिव है और S2 सिरा निगेटिव है तो उस टाइम पे P का जो क्षेत्र है वो पॉजिटिव हो रहा है और N का जो क्षेत्र है वो निगेटिव हो रहा है, अर्थात ये डायोड जो है वो अग्र अभिनत का काम करता है और धारा बहने देता है। ये पहली शर्त है जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीय कुंडली में प्रवेश करता है तो उस टाइम पे द्वितीय कुंडली का S1 सिरा अगर पॉजिटिव है और S2 सिरा अगर निगेटिव है तो ये संधि के साथ में P क्षेत्र पॉजिटिव N के साथ में N माइनस निगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो डायोड है ये अग्र अभिनत का काम करता है और धारा निर्गत वोल्टेज में प्राप्त कराता है। फिर दूसरे टाइम पे जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फिर से अर्धचक्र आता है तो उस टाइम पे S1 सिरा निगेटिव होता है और S2 सिरा पॉजिटिव होता है, तब आप मिलाएंगे कि S1 का माइनस सिरा P क्षेत्र से और S2 का प्लस सिरा N क्षेत्र से जुड़ा है, जो कि डायोड को पश्च अभिनत बना देता है और जब डायोड पश्च अभिनत होता है तो निर्गत वोल्टेज में धारा नहीं प्राप्त होती है, अर्थात इसके नीचे वाले जो भाग हैं ये कटे हुए दिखाए गए हैं। अर्थात बेटा यही अर्ध तरंग डिष्टकारी या पीएन संधि जो है वो अर्ध तरंग डिष्टकारी के रूप में काम करता है। अब इसका जो बेटा दूसरा डेरिवेशन है पूर्ण तरंग डिष्टकारी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।